नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का आरंभिक जीवन कैसा था और हर्षवर्धन के सैनिक अभियानों के बारे में। हर्षवर्धन का शासनकाल रहा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। इसका वास्तविक नाम था हर्षवर्धन और शिलादित्य के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 590 ईस्वी में और जो राज्याभिषेक हुआ 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती देवी, कहीं कहीं यशोवती मिलता है। वंश इनका ये थानेश्वर के पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के थे। इनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन द्वितीय, बहन का नाम राज्यश्री और जो इनके बहनोई थे वो कन्नौज के मोखरी वंश के शासक गृहवर्मन थे और राजधानी प्रारंभ में थानेश्वर थी और बाद में कन्नौज बना दी गई। हर्ष के बारे में जानने के लिए जो सोर्सेज हैं वो हैं बाणभट्ट का हर्षचरित और वेंगसंग का यात्रा विवरण जो कि 630 ईस्वी से 647 ईस्वी के बारे में बताता है। हुइली की वेंगसंग की जीवनी, खुद हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इसके अलावा अलबरूनी के तहकीके हिंद, दंडिन का दश कुमार चरित्र, मधुबनी अभिलेख जो कि आजमगढ़ यूपी में है, बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर यूपी, रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख और नालंदा और सोनीपत से प्राप्त मुद्राएं आदि, ये सभी जो हैं वो हर्ष के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख सोर्स हैं। हर्ष का आरंभिक जीवन कैसा था? शुरुआत में जब हर्ष गद्दी पर बैठा तो बहुत विकट परिस्थितियां थी। हर्ष की बहन का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब उसे उस समय ऐसी खबर मिली कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा थे देवगुप्त, उन्होंने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। तो और इसके अलावा उन्होंने गृहवर्मन की हत्या करके राष्ट्री को कैद कर लिया। ये तब की घटना है जब राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तथा उनकी योजना थानेश्वर पर भी आक्रमण करने की थी कि इनकी बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त की। इस दुर्घटना की खबर सुनकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा और उसने फिर देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक ने, जो कि बंगाल का शासक था, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद केवल 16 वर्ष की उम्र में ही 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। राजा बनते ही हर्ष ने शशांक और देवगुप्त से बदला लेने की प्रतिज्ञा की और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वो कन्नौज की तरफ बढ़ा। मार्ग में उसे कामरूप यानी असम के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंसबेग मिला, जिसने अपने राजा की ओर से एक अस्थायी मैत्री संधि का प्रस्ताव उसे दिया, जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कूटनीतिक दृष्टि से इस संधि का बहुत महत्व था। कामरूप का राजा संभवतः शशांक के आक्रमण से रक्षा के लिए हर्ष की सहायता चाहता था और हर्ष अपने भाई के हत्यारे शशांक का नाश करने के लिए कृत संकल्प था। आगे बढ़ने पर मार्ग में हर्ष को अपने सेनापति भंडी से यह सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल की ओर चली गई है। तो ये सुनकर हर्ष ने भंडी को शशांक से युद्ध करने के लिए भेज दिया और स्वयं राजश्री को ढूंढने के लिए वनों की ओर चला गया। वहां पर आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने उस समय राजश्री को खोजा और वो उस समय जब राजश्री को जब उसने खोजा तब वह सती होने के लिए जा रही थी। इस तरीके से उसने राजश्री की रक्षा की और राजश्री को लेकर वो कन्नौज की तरफ रवाना हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष के भय से उस समय शशांक ने कन्नौज को छोड़ दिया, क्योंकि गृहवर्मन के कोई संतान नहीं थी। तो मंत्रियों और राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया और यहीं पर उसने शिलादित्य की उपाधि धारण की। ये तो था हर्ष का आरंभिक जीवन, कैसे वो थानेश्वर की गद्दी पे बैठा और उसके बाद कन्नौज की गद्दी पर। हर्षवर्धन की उपलब्धियां क्या थी? हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के भारतीय राजनीति का श्रेष्ठतम शासक था। कुशल योद्धा, साम्राज्य निर्माता, प्रशासक, लोक कल्याणकारी और विद्यानुरागी शासक के रूप में जाना जाता है। उसकी उपलब्धियों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो उसके दरबारी बाणभट्ट और चीनी पर्यटक जो था वेंगसांग, उसको जाता है। हर्ष के अभिलेखों से हर्ष के राज्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग शुरू हुआ वो हर्ष के राज्यारोहण के साथ ही समाप्त हो गया। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर फिर कन्नौज बना ली। अब कन्नौज ही जो था वो उत्तरी भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था।
7वीं शताब्दी तक आते-आते पाटलिपुत्र का राजनीतिक महत्व कम हो गया था और उसका स्थान कन्नौज ने ले लिया था। पाटलिपुत्र की राजनीतिक महत्ता और सत्ता व्यापार वाणिज्य जो और मुद्रा पर ही टिकी हुई थी, इसलिए ज्यों ही व्यापार में गिरावट आई और पाटलिपुत्र का पतन शुरू हो गया। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है उस समय 606 से 647 ईस्वी का। ये जो आपको पिंक वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये हर्ष का एम्पायर है। हर्ष का सैनिक अभियान। पूर्वी अभियान में कन्नौज में अपनी स्थिति को मजबूत करके हर्ष पूर्वी अभियान पर निकला। इसका मुख्य उद्देश्य था शशांक पर विजय प्राप्त करना। हर्षचरित्र और आर्य मंजूश्री मूलकल्प से पता चलता है कि हर्ष का पुंड्रवर्धन के निकट शशांक से युद्ध हुआ जिसमें वो पराजित हुआ, परंतु हर्ष गौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। 619 से 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्षवर्धन गौड़ पर अधिकार कर सका। पूर्व में कामरूप पर हर्ष का प्रभाव पहले से ही स्थापित हो चुका था। भास्कर वर्मन ने हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। मगध के शासक पूर्णवर्मन, ये शासक शायद मौखरी वंश का प्रतीत होता है, जिसने मगध पर अधिकार कर लिया था, इसने भी हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिया और हर्ष ने उसे मगध का शासक बना रहने दिया। चीनी यात्री वेंगसांग कन्नौज और गौड़ के बीच पड़ने वाले बिहार और बंगाल के अनेक स्थानों का उल्लेख करता है जहां जहां वो गया था। इसका अर्थ ये लगाया गया है कि ये सभी स्थान जो थे वो हर्ष के अधीन थे। कन्नौज और बंगाल के बीच पड़ने वाले स्थानों की जो संख्या थी वो 17 थी। जो ये स्थान थे जो कि हर्ष के अधीन थे: अयोध्या, हयमुख, प्रयाग, कौशाम्बी, विशोक, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, रामग्राम, कुशीनगर, वाराणसी, चंचू, वैशाली, वज्जी, मगध, हिरण्य पर्वत, चंपा और कजांगल। इस प्रकार कन्नौज से पूर्व में बंगाल तक के सभी क्षेत्रों पर हर्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया था। पश्चिमी अभियान में पूर्वी अभियान के बाद हर्ष ने कन्नौज के पश्चिम के राज्य की ओर अपना ध्यान दिया। जो कन्नौज के पश्चिम में थे, सतलज और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्रों पर वर्धनों का अधिकार था, परंतु देवगुप्त और शशांक के आक्रमणों ने वर्धनों की जो सत्ता थी उसको कमजोर कर दिया। अतः इस क्षेत्र में हर्ष को फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। चीनी यात्री इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का नाम देता है जो थे कपिथा, जिसको संखिशा भी कहते हैं, अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र, गोविसान यानी काशीपुर, ब्रह्मपुर जो कि हरिद्वार के निकट है, मतिपुर यानी मंडावर, शुद्ध जो शुग वाला स्थान है, स्थानेश्वर, मथुरा, पारियात्र, शतुद्रु, कुलुट, जालंधर, चीन भुक्ति जो कि पूर्वी पंजाब का हिस्सा, तथा टक ये पश्चिमी पंजाब का हिस्सा। ये सभी क्षेत्र जो हैं वो हर्ष ने अपने अधीन कर लिए थे। वेंगसांग इनमें से सिर्फ मतिपुर, मथुरा, पारियात्र, जालंधर और ब्रह्मपुर की राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करता है। ये राज्य हर्षवर्धन के अधीनस्थ थे और अन्य राज्यों पर यानी अन्य क्षेत्रों पर हर्षवर्धन का सीधा नियंत्रण प्रतीत होता है। इस प्रकार 6 वर्षों के अंदर यानी 612 ईस्वी में हर्षवर्धन ने पूर्व में उत्तर पश्चिमी बंगाल में पुंड्रवर्धन से लेकर पश्चिम में व्यास तक अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिया था और अब उसने अन्य छोटी मोटी जो दूसरी विजय थी उनकी ओर अपना ध्यान लगाया। ये हर्ष का साम्राज्य है। ये जो आपको डार्क ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ये 640 ईस्वी में इस समय का भारत है, ये जो कि हर्ष के अधीन था। जो डार्क वाला हिस्सा है ये पूरा कवर कर रहा है, ये हर्ष का पूरा साम्राज्य है। सिंध की विजय। सिंधु राज्य की सीमा हर्ष के राज्य से ही सटी हुई थी, अतः हर्ष ने इन पर विजय योजना बनाई। माणभट्ट के वर्णन के अनुसार हर्ष ने सिंध के राजा का मानवर्धन यानी घमंड चूर करके उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बंगाल में 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने पूर्व में फिर से अभियान किया और इस बार उसने बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। समतट, ताम्रलिप्ति, कर्णसुवर्ण और पुंड्रवर्धन पर उसका अधिकार स्थापित हो गया और बंगाल विजय के बाद ही हर्ष ने वर्धमान कोटी यानी दिनाजपुर से बांसखेड़ा अभिलेख जो दानपत्र है वो जारी किया था। बल्लभी आधुनिक गुजरात जिसे कहते हैं, उस 7वीं शताब्दी में बल्लभी उस समय एक शक्तिशाली राज्य था और हर्ष के राज्य की सीमा भी इससे सटी हुई थी, इसलिए उसने अपने राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य को स्वतंत्र छोड़ना उचित नहीं समझा और बल्लभी पर नियंत्रण स्थापित होने से गुर्जर भी उसके प्रभाव में आ जाते तथा उसे दक्षिण के चालुक्यों से सामना करने में उनसे सहायता मिलती। अतः हर्ष ने बल्लभी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष से पराजित होकर गुर्जरों के पास जब सहायता के लिए पहुंचा, लेकिन बाद में उसने हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिया और फिर वह हर्ष के सामंत के रूप में शासन करने लगा।
ध्रुवसेन के गुणों से प्रभावित होकर फिर हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया। डॉक्टर स्मिथ ने वल्लभी नरेश के साथ हर्ष के जो युद्ध की तिथि है वो 633 ईस्वी से 642 ईस्वी के बीच मानी है। पुलकेशन द्वितीय से युद्ध, इसके बाद हर्ष दक्षिणापथ को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हुआ। दक्षिणापथ के सम्राट चालुक्य नरेश पुलकेशन का राज्य नर्मदा के तट से लेकर दक्षिण भारत में फैला हुआ था और दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय, और दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। उनके जो राज्य की सीमाएं भी निकट थी, इसलिए युद्ध बहुत जरूरी हो गया था। वेंगसंग के विवरण और ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ये युद्ध 620 ईस्वी के आसपास हुआ। इस युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। इस प्रकार जो हर्ष की दक्षिण की ओर जो प्रगति थी वो रुक गई और इस युद्ध के बाद नर्मदा जो नदी है वो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के राज्य की सीमा बन गई। यानी नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो हिस्सा था वो हर्ष के अधिकार क्षेत्र में था और नर्मदा नदी के जो नीचे वाला जो हिस्सा था वो पुलकेशन द्वितीय के हिस्से में था। कश्मीर और नेपाल विजय, यद्यपि हर्ष द्वारा कश्मीर और नेपाल की जो विजय है वो संदिग्ध है, तथापि वाणभट्ट और वेंगसंग दोनों इन प्रदेशों पर हर्ष का आधिपत्य मानते हैं। वेंगसंग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संगाराम में स्थापित किया था। नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वी के प्रचलन अंशुवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर भी हर्ष का आधिपत्य था। 640 ईस्वी के आसपास हर्ष ने ओड यानी उत्तरी उड़ीसा तथा उसके बाद कोगंडा यानी दक्षिणी उड़ीसा जो गंजाम जिला है उस पर कलिंग पर भी विजय हर्ष ने प्राप्त कर ली थी। तो इन विजयों के बाद हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा हर्ष का आरंभिक जीवन और हर्ष के सैनिक अभियानों के बारे में। थैंक यू।